द लास्ट फ्रंटियर सीजन 1 एपिसोड 1। कहानी स्टार्ट होती है हावलॉक से। ये एक मिस्टीरियस क्रिमिनल है। हावलॉक एक डेंजरस आदमी था। प्लेन में ही उसने अपना दांत तोड़कर हाथ में छुपा लिया जिसमें छोटी सी पिन लगी थी। उस पिन से उसने अपना लॉक खोल दिया। थोड़ी देर बाद प्लेन का एक इंजन ब्लास्ट हो गया। ऑब्वियसली हावलॉक का ही काम था। प्लेन क्रैश हो गया लेकिन कुछ लोग बचे रहे इंक्लूडिंग हावलॉक। अब एंट्री होती है फ्रैंक रेनमिक की, एक सीनियर यूएसए मार्शल जो अलास्का में पीस से अपनी जॉब खत्म करने की कोशिश कर रहा था। फ्रैंक अपनी वाइफ सारा के साथ एक कैबिन खरीदता है ताकि वो दोनों मिलकर अपना बेड ब्रेकफास्ट बिजनेस शुरू कर सके। लेकिन उन्हें क्या पता, फ्रैंक के लिए शांति अब दूर होने वाली है। अगली सुबह जब फ्रैंक अपने दोस्तों डैनी और हुच के साथ ड्यूटी पर जाता है, उन्हें एक क्रैश की रिपोर्ट मिलती है। जब वो हेलीकॉप्टर से नीचे देखते हैं, एक बड़ा प्लेन आइस में पड़ा होता है। जैसे ही वो लैंड करते हैं, उन पे अटैक होता है। बच गए कन्विक्ट्स उन पर टूट पड़ते हैं। फ्रैंक अपनी टीम को बचाता है लेकिन डैनी को चोट लग जाती है। एक कन्वेंट फ्रैंक को मारने वाला होता है। तब मार्शल ग्रेजर उसे बचाता है, खुद इंजर्ड होने के बावजूद। दूसरी तरफ CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया में पैनिक मचा हुआ है। एजेंट ग्रिफलिन और ब्रैडफोर्ड डिस्कस करते हुए कहते हैं उनका एट वाटर प्रोटोकॉल नाम का सीक्रेट ऑपरेशन फेल हो गया है। प्लान क्रैश और हावलॉक दोनों उस लिंक्ड हैं। ब्रैडफोर्ड डिसाइड करता है कि एजेंट स्टैडनी स्कॉफ्ट को अलास्का भेजना चाहिए क्योंकि हावलॉक उसके बिना प्रोजेक्ट अकेला है। सिडनी एक एक्स एजेंट है जिसे CIA पसंद नहीं करती। उस पर तरसों का केस चल रहा है और वो अल्कोहल की आदत भी जूझ रही है। लेकिन हावलॉक का पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है अपना करियर और नाम दोबारा बनाने का। ब्रैडफोर्ड उसे मिशन देता है, हावलॉक को वापस लाओ बिना किसी को पता चले। CIA ये सब कुछ फिजिकली नहीं कर सकती क्योंकि हावलॉक का प्रोजेक्ट इलीगल था, इसलिए सिडनी को अलास्का भेज दिया जाता है। सीक्रेट मिशन पर हावलॉक कोई आम क्रिमिनल नहीं, वो एक डेडली आदमी है जिसे सिडनी ने खुद बनाया था। अलास्का जैसे क्विट जगह पे ड्यूटी करता है और उसके रिकॉर्ड में एक भी डेथ नहीं। इसलिए ब्रैडफोर्ड सोचता है कि फ्रैंक इस क्रैश केस को हैंडल नहीं कर पाएगा, पर ये ब्रैडफोर्ड की गलती थी। सिडनी को कहा गया था कि फ्रैंक ही कन्फेशन का फायदा उठाए। CIA के एलेक्सा पर कोई कंट्रोल नहीं, तो अगर सिडनी को वहां काम करना है तो फ्रैंक को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करे। पर सिडनी की फर्स्ट कॉल ही उल्टा कर इफेक्ट कर देती है। फ्रैंक उसे सीधा बोलता है, तुम अलास्का नहीं जानती, मैं जानता हूँ। फ्रैंक ऑलरेडी एक्शन में है। उसने ट्रॉपर्स को बेस पर कैंप सेट करने का बोला था, हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया और मार्शल गैंगस्टर उससे बात भी की जिसने क्रैश के वक्त उसकी जान बचाई थी। ग्रेंजर जो अब टेम्परेरी अंधा है कहता है कि प्लेन का ब्लास्ट किसी कन्विक्ट ने प्लान किया था, उसका नाम था हैवलॉक। फ्रैंक को लगता है कि ये कोई नॉर्मल क्रैश नहीं बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी है। प्लेन ने एक सीक्रेट एयरबेस पर रुककर हावलॉक को उठाया था, पर क्यों और हावलॉक अब कहाँ है, ये सब जानने का एक ही रास्ता है, सिडनी स्कॉफ्ड। जब सिडनी अलास्का पहुंचती है, फ्रैंक उसकी फॉर्मल CIA टॉक से तंग आ जाता है जिसके लिए लोगों की सेफ्टी सबसे पहले आती है। जब वो हावलॉक का नाम लेता है, सिडनी तुरंत समझ जाती है कि फ्रैंक ऑलरेडी बहुत कुछ जानता है। सिडनी कुछ भी सिंपल एजेंट नहीं, उस पर ट्रेशन का केस है। सिडनी तुरंत समझ जाती है कि अगर कोई 20 माइल्स बर्फ में चलकर वहां पहुंच सकता है तो वो हावलॉक ही हो सकता है। सिडनी और 2 FBI एजेंट वहां पहुंचते हैं लेकिन हावलॉक ऑलरेडी उनसे पहले पहुंचकर वहां से गायब होता है। जैसे ही वो पिरामिड में घुसते हैं, हावलॉक उन पे फायरिंग करता है। दोनों FBI एजेंट्स मर जाते हैं। फ्रैंक अपनी गन निकालता है पर वो शूट नहीं करता क्योंकि वो पहले रीजन करना चाहता है। हावलॉक ने जेब को हॉस्टेज बना लिया। सिडनी कुछ अजीब करती है, वो जेब के कुत्ते को चेन से छुड़ा देती है
है। डॉग हावलॉक पे टूट पड़ता है और उसे लगभग मार डालता है। जब हावलॉक जमीन पर पड़ा होता है, सिडनी फ्रैंक से कहती है ये हावलॉक नहीं है। सब शॉक हो जाते हैं, अगर ये हावलॉक नहीं तो फिर कौन है। सिडनी दोबारा फाइल चेक करती है, उसे एक डिटेल याद आती है, एक डेड बॉडी जिसे पहले कन्विक्ट समझ गया था। उसके गले पर स्ट्रैंगुलेशंस का निशान थे, पर हाथ पर रेस्टोरेंट मार्क्स नहीं थे, मतलब वो कभी बंदा ही नहीं था। सिडनी समझ जाती है कि वो डेड बॉडी मार्शल ग्रेंजर की थी और जो आदमी अब तक ग्रेंजर बन के घूम रहा था वो असली हावलॉक था। तो पूरे वक्त से हावलॉक उनके बीच में ही था, एक मार्शल डिजासिस की तरह। फ्रैंक का रिडनी के साथ रूड होना बिल्कुल समझ आता है। सिडनी अलास्का में आई जरूर है, लेकिन उसने अब तक कुछ ज्यादा हेल्प नहीं की, सिर्फ ज़ेब की जान बचाई। जैसे फ्रैंक एक क्रिमिनल को खोद बैठा और पैसे को भी नुकसान हुआ, पर असली वजह सिडनी की स्लिपरी नेचर है, वो कभी सीधा जवाब नहीं देती। फ्रैंक समझ गया कि CIA और एट वाटर प्रोटोकॉल के पीछे कुछ और बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। जब फ्रैंक उसे कॉर्नर करता है कि सच मांगता है, तब तक सब कुछ बिगड़ चुका होता है। असली हावलॉक हॉस्पिटल में था, सारा के पास। फ्रैंक सोचता है कि वो मार्शल ग्रेंजर से बात कर रहा है, पर वो तो हावलॉक था। फ्रैंक ने तो उसे अपनी वाइफ के बारे में भी तब बता दिया था। अब वो हैवलॉक को हॉस्पिटल से किडनैप कर चुका था। फ्रैंक डिस्पायरेट, उसके पास एक ही ऑप्शन था, सिडनी कहती है कि वो हैवलॉक की जान बचाए, क्योंकि CIA उसे मार देगी अगर पकड़ी गई तो। उसके मुताबिक CIA उस पर झूठे चार्जेस लगा रही है, सब कुछ हैवलॉक से लिंक्ड है। लेकिन फ्रैंक, दोनों कन्फेशन है, अगर CIA सच में हावलॉक को मारना चाहती थी तो पहले ही क्यों नहीं मारा। शायद सिडनी कुछ छुपा रही है, शायद हावलॉक के पास ऐसे सीक्रेट हैं जो सिडनी को जेल तक पहुंचा सकते हैं। जब अलास्का में पागलपन मचता है, ल्यूक के स्कूल लॉकडाउन हो जाता है, लेकिन ल्यूक उस दिन स्कूल बंक कर दिया था और अपनी गर्लफ्रेंड कियारा के साथ कैबिन में चला गया था, वही कैबिन जो फ्रैंक ने रिसेंटली खरीदा था। दोनों वहां रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हुए कहते हैं कि हम साथ रहेंगे, बिना ये जाने कि उनकी माँ को एक डेंजरस क्रिमिनल ने किडनैप कर लिया है और आसपास की एरिया में फेडरल कन्विक्ट से भरा हुआ है। फ्रैंक सोचता है कि ल्यूक स्कूल में सेफ है, पर जब उसकी कोवर्कर जेनी कॉल करती है तब उसे पता चलता है कि ल्यूक स्कूल में ही नहीं था। अब उसकी वाइफ और बेटा दोनों मिसिंग हैं। ल्यूक और कियारा के फोन्स डेड हैं, डेडलाइन भी काम नहीं कर रहा, कैबिन सिर्फ घिरी हुई है, कार आइस में अटकी हुई है, बाहर निकलना सुसाइड जैसा लगाता है और फ्रैंक उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी है, पर उसके दिल में बस एक ही सवाल है, मेरी फैमिली कहाँ है। सिडनी को उसने वार्निंग दी है, अगर उसने अभी सच नहीं बताया तो वो उसे निकाल देगा, पर सिडनी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2। फ्रैंक अपना सपना शांति से रिटायर होने का था, सब कुछ खत्म हो गया उस प्लेन क्रैश के साथ जो यूक्रेन फ्लाइट्स में गिरा था। उसकी वाइफ एक डेंजरस क्रिमिनल के साथ लग गई है जिसे CIA खुद ढूंढ रही है, और उसका बेटा ल्यूक, उसका तो पता ही नहीं। फ्रैंक के लिए ये सबसे बुरा वक्त है, अब उसे स्कूल अट्रीब्यूशन में मीडिया और प्रेस के सामने जाके स्टेटमेंट देना है। फ्रैंक अपना काम बहुत सीरियसली लेता है और क्योंकि वो यहाँ के सुपरवाइजरी डिप्टी है, उसी के ऊपर जिम्मेदारी है लोगों को बताने के लिए कि आखिर क्या हुआ। इस बीच हावलॉक जो अब आज़ाद है, उसने सबसे पहले तनाना वैली के फोन और इंटरनेट सिग्नल्स बंद कर दिए। अब मार्शल्स, फायर डिपार्टमेंट और स्टेट ट्रॉपर्स के पास सिर्फ लोगों और प्रिंट मीडिया के सहारे है न्यूज़ पहुंचाने के लिए। ये पूरा एरिया इमरजेंसी जोन बन गया है क्योंकि कई फेडरल इमिट्स भाग गए हैं, लेकिन फ्रैंक के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही है, उसकी बीवी सहारा। वो हावलॉक को जानता नहीं, इसलिए उसे लगता है कि शायद वो एक पागल आदमी है जो उसकी वाइफ को डरा रहा है। इसलिए फ्रैंक का सब्र खत्म हो रहा है सिडनी के चुप रहने पर। सिडनी का कहना है कि हावलॉक सहारा को इसलिए ले गया है क्योंकि उसे फ्रैंक से कुछ चाहिए। हावलॉक पहले सिडनी का ट्रेंड्स था और वो जानती थी कि वो बिना वजह किसी को टारगेट नहीं
करता। मतलब ये एक डील वाली सिचुएशन है, तुम मुझे भी दो मैं तुम्हें भी देता हूँ। लेकिन सिडनी खुद भी कंफ्यूज है। उसे पहले ये समझ आ गया था कि हावलॉक फ्लाइट में था क्यों। ब्रैडफोर्ड उसे तभी सच बताना चाहता था। सिडनी कोऑपरेट करने से इनकार कर देती है। ब्रैडफोर्ड कहता है कि हावलॉक ने सीआईए के सर्वाइवर हैक कर लिए हैं और फाइल्स चुरा ली है। ये फाइल सीआईए के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इनमें से लिखा है इलीगल ऑपरेशन का पूरा डिटेल एट वाटर प्रोटोकॉल। इस फाइल में उन सब लोगों के नाम हैं जिन्होंने सीआईए में मार दिया गया, मारने का प्लान बनाया या फ्यूचर में मरने का सोच रहे थे। समझो ये फाइल लीक हुई तो पूरा सीआईए जल जाएगा। ब्रैडफोर्ड खुद डेंजर में है, इसलिए उसने सिडनी को भेजा हावलॉक को अलास्का से वापस लाने के लिए। आर्ट गैलरी में ब्रैडफोर्ड एक सीनियर एजेंट से मिलता है, शायद उसे भी उस पर आदमी है। वो एजेंट ब्रैडफोर्ड को कहता है कि सिडनी पर भरोसा करना गलती है। तब हमें पता चलता है कि सिडनी पर भी केस लगने वाला है हावलॉक की मदद करने का। क्यों और कैसे ये अभी क्लियर नहीं है। शायद हावलॉक के पास ऐसी जानकारी है जो सिडनी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। लेकिन सच ये है कि हावलॉक अगर बोलने लगे तो सिर्फ सिडनी नहीं कई बड़े लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और हावलॉक उसे तो शायद इन सब से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हावलॉक ऐसे लोगों में है जो सबके सामने चुप रहकर काम करते हैं और फ्रैंक के लिए ये शौक की बात नहीं होनी चाहिए थी। जब उसे पता चला कि हावलॉक उसके घर तक पहुंच गया, फ्रैंक और सहारा के घर। हावलॉक अब वहीं था, लेकिन पड़ोसी ने उसे ड्राइव वे में देखा था। उसने रात भर फ्रैंक के घर में घुसकर उसके सामान के साथ छेड़छाड़ की, जैसे वो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने फ्रैंक के कंप्यूटर तक एक्सेस कर लिया। अब उसके पास मार्शल के डेटाबेस और प्लेन की पूरी लिस्ट थी। सबसे अजीब बात ये थी कि हावलॉक ने वहां एक टेप रिकॉर्डर छोड़ा था बिना रिकॉर्डिंग के। लगता तो रैंडम था, पर सिडनी ने वो टाइप पुलिस के आने से पहले ही उठा ली। पहले लगता था जैसे वो फ्रैंक के लिए ये छुपाएगी, पर बाद में वो चुपके से फ्रैंक को दे देती है। अब सिडनी ये हेल्प कर रही थी या फ्रैंक को मैनिपुलेट करने के लिए, या कोई नहीं जानता। लेकिन जब फ्रैंक टेप चलाता है उसमें सहारा की दिख रही होती है बंधी हुई, और फ्रैंक से कह रही होती है कि वो एक इनमेट को आज़ाद करे। वो बंदा था हेनरी, और हमने पहले भी देखा था एक ऐसे सीन में जहां उसने एक गाड़ी रोकी थी, अपने मेंटल के हालो आर्म से कुछ कैश निकाला और ड्राइवर से बोला कि उसे पुलिस के पास ले जाओ। उस वक्त लगता था कि हेनरी सिर्फ जिंदा रहना चाहता है क्योंकि उसके दोनों हाथ नहीं थे। फिर भी वो समहाउ ठंड और दर्द से भरकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। पर अब जब पता चलता है कि हावलॉक फ्रैंक से हेनरी को छुड़वाने की डिमांड कर रहा है तो बात कुछ और ही लगती है। हेनरी कोई छोटा मोटा चोर नहीं था। जब उसका रिकॉर्ड निकलता है तो पता चलता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग था, एक ऐसा बंदा जो बड़े बड़े गैंग्स और ऑर्गेनाइजेशन को पैसे साफ करता था। लेकिन जब वो खुद ग्रीडी हो गया तो जिन्होंने उसे काम करवाया उन्होंने ही उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। तब उसके दोनों हाथ जल गए। जब फ्रैंक उससे मिलता है हेनरी बिल्कुल फियरलेस है। उसे ना फ्रैंक का डर है ना मार्शल बजट का। फ्रैंक जानता है कि हावलॉक ने उसकी वाइफ को पकड़ा है, पर हेनरी कहता है कि वो हावलॉक को जानता तक नहीं। ये सब फ्रैंक के लिए डेड एंड लगता है, पर हावलॉक हेनरी में ऐसा क्या देख रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सिडनी को मानना है कि हावलॉक जो मांग रहा है वो दे देना चाहिए, लेकिन फ्रैंक मार्शल होने के नाते अपना फर्ज तोड़ नहीं सकता। सारा भी जानती है कि फ्रैंक अपनी ड्यूटी को अपनी बीवी से ज्यादा मानते हैं। यही फ्रैंक और उसकी कम्युनिटी की खासियत है। वो लोग हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, चाहे खुद पर कुछ भी हो। लेकिन फ्रैंक के लिए ये फैसला सबसे बड़ा मोरल टेस्ट बन गया है। क्या वो अपनी वाइफ को बचाएगा या अपनी औथ निभाएगा। सिडनी के कहने के मुताबिक हावलॉक सीआईए के खिलाफ काम कर रहा है, और अगर वो आर्चीव 6 किसी और को बेचना चाहता है तो हो सकता है हेनरी सिकलर ही उस डील के लिए बंदा हो। पर सिडनी कहती है कि हावलॉक के प्लान्स इतने सिंपल नहीं हैं और फ्रैंक के लिए ये समझना मुश्किल है। फ्रैंक की टीम के पास रेस्क्यूज की कमी है।
फ्यूल, फूड सब कुछ कम है, फिर भी वो लोग पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। कोल ने समझ लिया है कि हेनरी सिकलर खुद सरेंडर क्यों किया था और ये बात हावलॉक से बिल्कुल अलग है। हेनरी ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ एक डील की है, मतलब अगर वो बड़े क्रिमिनल के बारे में सच बताता है तो उसे विटनेस प्रोटेक्शन मिल जाएगी, नया नाम और नई जिंदगी के साथ। हेनरी का कहना है कि उसका हावलॉक से कोई लेना देना नहीं है और वो ठीक कहता है। जब उसे एक सेफ डील मिल गई है तो वो अपनी जान क्यों रिस्क में ले एक अजनबी के लिए। लेकिन हावलॉक ने अपनी सुरक्षा का जुगाड़ पहले ही कर दिया था, एक डेड मैन स्विच। मतलब अगर CIA उसे कुछ भी करने की कोशिश करे तो वो आर्चीव 6 दुनिया भर के ऐसे लोगों को पहुंचा देगा जिनके पास वो फाइल कभी नहीं पहुंचनी चाहिए थी। जब तक CIA उस स्विच को डिसेबल नहीं करती, हावलॉक अनटचेबल है। इस सब के बीच सहारा भी अपनी पूरी हिम्मत दिखा रही है। उसने अपने हाथ खोल लिए हैं और हावलॉक को छुरा मार दिया है, लेकिन हावलॉक ने उसे सीढ़ियों पर धक्का दे दिया और वो गिर गई और जब वो होश में आई तो फिर उसे बंधी हुई थी। फ्रैंक का प्लान भी कुछ कम स्मार्ट नहीं था। उसने एक आदमी पर हेनरी के आर्टिफिशियल आर्म्स लगाए और उसका चेहरा हुडी से छुपा दिया। फ्रैंक हावलॉक के दिए गए डायरेक्शन फॉलो करते हुए एक्सचेंज पॉइंट तक जा रहा था। रेडियो पर हावलॉक काफी बातें कर रहा था, फ्रैंक के बारे में, उसके पसंदीदा राइटर वाल्टर कॉट्स के बारे में और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। ये सब देखकर लगता है कि हावलॉक ने फ्रैंक को पूरी तरह समझ लिया था। फ्रैंक सोचता है कि वो हावलॉक के एक स्टेप आगे है, पर असल में हावलॉक उससे गेम खेल रहा था। फ्रैंक और सिडनी को समझ आ जाता है कि हावलॉक का असली टारगेट हेनरी नहीं बल्कि फ्लाइट डेक रिकॉर्डर था जो क्रैश साइट से ले जाया जा रहा था। हावलॉक ने पूरी हेनरी एक्सचेंज वाली कहानी सिर्फ टाइम पास के लिए बनाई थी ताकि फ्रैंक और सिडनी बिजी रहें। उसने उनके पास सामने वाले लोगों को बंद कर छोड़ा, लेकिन उन्हें मारे नहीं। मतलब हावलॉक के पास अपना मॉरल कोड है। लेकिन अभी के लिए फ्रैंक के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है उसका बेटा ल्यूक और उसकी गर्लफ्रेंड कियारा। उसके बारे में फ्रैंक को एक आइडिया मिलता है और वो अपने दोस्त क्लाइंट को उन्हें ढूंढने भेजता है। ल्यूक और कियारा अच्छे बच्चे हैं, स्वीट, केयरिंग, लेकिन कभी कभी अच्छे भी मुश्किल में डाल देते हैं। उन्होंने एक जख्मी आदमी को अपनी वैन में देखा और उसकी मदद करना शुरू कर दी, बिना ये जाने कि वो आदमी शायद क्रिमिनल है। अब क्लाइंट उन्हें बचाने के लिए निकला है, पर रास्ता लंबा है और अगर वो बंदा वाकई डेंजरस निकला तो ल्यूक और कियारा दोनों खतरे में हैं। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं एक और ट्रेजिक सीन, बाप और बेटा जिनको इनमेट्स ने हॉस्टेज बना लिया था। बाप अपने बेटे को भागने को कहता है, पर ठंड और अंधेरा इतना है कि वो बच्चा ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। यहाँ से फायरबग्स के लिए मुसीबत बस शुरू हुई है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। द लास्ट फ्रंटियर सीजन 1 एपिसोड 3। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, इसी तरह की आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। तो कहानी स्टार्ट होती है हावलॉक से। हावलॉक ने जो बॉक्स वैन के पीछे छोड़ा था उसमें कोई कटी हुई उंगली या कुछ भी डरावना नहीं निकलेगा। शायद उसे फ्लाइट डेक रिकॉर्डर की जरूरत ही नहीं थी। शायद पूरा किडनैपिंग और एक्सचेंजिंग ड्रामा उसने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो फ्रैंक के करीब आ सके। फ्रैंक ने जब बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक साइन था कि हावलॉक अभी भी नाइस गेम खेल रहा है। उसमें सारा की कार्स की भी थी। अब अंधेरा अलास्का के जंगल में मैन हंट चलाना तो बहुत नामुमकिन है, लेकिन हावलॉक चाहता था कि वो लोग सारा की कार ढूंढ लें और उसमें कार ऐसी जगह छोड़ी थी जहां वो से मार्शल आसानी से मिल जाए। कार के अंदर तो कुछ नहीं मिला, पर उसकी नेविगेशन हिस्ट्री ने सारा तक पहुंचा दिया। ये सब हावलॉक ने प्लान करके किया था ताकि फ्रैंक सारा को वापस ला सके और इससे हावलॉक फ्रैंक का ट्रस्ट जीतना चाहता था। लेकिन फ्रैंक अभी भी सिडनी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। जब सिडनी सारा से पूछताछ करना चाहती थी तो फ्रैंक उसे सीधा मना कर देता है और ये सिडनी की गलती भी थी। सारा अभी तक ऐसे इंसान के करीब थी जिसे सिडनी खुद डेंजरस जानती थी। उसे थोड़ा वक्त देना बनता है। फ्रैंक किसी को भी, चाहे वो सारा खुद क्यों ना हो, उसकी रिकवरी के बीच नहीं आने देगा। फ्रैंक अपनी वाइफ के दुख को लेकर बहुत गिल्टी फील करता है। उसने खुद कहा है कि एक हर जो अभी तक उसके जिन से नहीं जा रही। लगता है उनका कोई बच्चा था जो अब नहीं रहा।
रहा। ये दोनों के लिए बहुत बड़ा इमोशनल बाउंड है। इसलिए जब छोटा स्लेब कुछ मैड ड्रंक फ्रेशमैन के हाथ लगकर पुलिस के पास आता है तो फ्रैंक उसके लिए एक फ्रस्ट्रेट जैसे बन जाता है। अलास्का के लोगों का कम्युनिटी स्पिरिट यहाँ क्लियरली दिखता है। फ्रैंक बच्चों को समझाता है जब वो स्लेब से कहता है कि तुम तो 8-9 साल के लगते हो, तो वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। फ्रैंक जानता है कि इस वक्त स्लेब को ब्रेव फील कराना जरूरी है। फ्रैंक उसके लिए हॉट चॉकलेट बनाता है और खुद भी उसी तरह का एक कंफर्टेबल फिगर बन जाता है। स्लेब के लिए सोचना भी मुश्किल है कि उसने अपने पापा को पीछे छोड़ा, जानते हुए कि उन्हें बुरा कुछ हो सकता है। इसलिए फ्रैंक उसे याद दिलाता है कि उसने सही काम किया था, अपने पापा की बात मानकर आगे बढ़ना। अब जब स्लेब को नए लोगों के साथ रहना पड़ेगा और पुलिस उसके डैड को ढूंढेगी तो उसके लिए फ्रैंक एक हीरो बन गया है। स्लेब तो फ्रैंक के स्केयर स्कूल कहता है और अपने लिए भी एक चाहता है। फ्रैंक उसे बताता है कि हर स्केयर एक याद है, एक लेसन। जब वो भी अपने घुटने के पुराने चोट को दिखाता है, उसे याद आता है कि जिंदगी कभी कभी सबक देने के लिए दर्द देती है। और यहाँ एक बात समझ आती है, हम फ्रैंक को जितना समझते हैं वो उतना सिंपल नहीं है। उसके अंदर अभी भी कई राज छुपे हुए हैं। सिडनी के लिए सब कुछ गलत ही जा रहा होता है। पहले तो उस पर एक रेजू एजेंट का ब्लेम डाल दिया गया और जब उसे अलास्का भेजा गया तो उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई। हर जगह उसके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी उसके साथ ऑनेस्टली काम नहीं करना चाहता। सिर्फ एक इंसान है जो उसे बात करता है, सारा के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, पर वो बताती है कि जब हॉलॉक उसके घर आया था तो उसने कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट किए थे। सारा के मन में क्यूरियोसिटी है, वो समझना चाहती है कि हॉलॉक उन लोगों के बारे में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। सिडनी के लिए ये नॉर्मल है। हॉलॉक हमेशा अपने टारगेट के बारे में सब कुछ जानता है ताकि उनके वीकनेस पे कंट्रोल ले सके, लेकिन सारा को फ्रैंक के बारे में इतनी चिंता नहीं है जितनी सिडनी के लिए है। उसका कहना है कि हॉलॉक के पास सिडनी के खिलाफ कुछ बड़े राज हैं और जब सिडनी उस बात को डिनाई करती है तो लगता है कि सारा की बात सही है, पर सिडनी के पास अभी भी कुछ एविडेंस नहीं है। FBI ने सब कुछ अपने पास ले लिया है, इवन वो प्रिंटर भी जो हॉलॉक ने उसे किया था जब वो फ्रैंक के घर था। फ्रैंक को सारा के सिडनी से मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो इंश्योर नहीं है। उल्टा इसलिए वो सिडनी से बात करता है क्योंकि उसे सारा की जजमेंट पर भरोसा है। अगर सारा उस पर ट्रस्ट करती है तो फ्रैंक भी एक मौका दे सकता है। अब बात यहाँ तक आ गई है कि सिडनी के साथ कोई खड़ा नहीं। उन दोनों की फोन कॉल से सब कुछ क्लियर हो जाता है जब हॉलॉक ने पेरिस में CIA की टीम को छोड़कर भाग गया था। सिडनी को एक बर्नर फोन से कॉल की थी। CIA को लगता है कि सिडनी ने हॉलॉक की मदद की, इसलिए उस पर शक है। जैक्यू के लिए ये हार्टफुल है क्योंकि वो भी सिडनी के फादर को जानती थी। वो भी CIA के एजेंट थे और जैक्यू के साथ काम करते थे। जैक्यू गुस्से में बोल देती है कि सिडनी ने अपने फादर की लेगेसी पे दाग लगा दिया है। ये बात सिडनी के लिए चुभती है, पर वो जानती है कि उसके फादर क्या थे। उसके लिए हॉलॉक को ढूंढना एक पर्सनल मिशन है। वो चाहती है कि सच सामने आए, चाहे उसके लिए उसे अपना करियर ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। जब सिडनी अपना दर्द फ्रैंक के सामने शेयर करती है तब दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। सिडनी बताती है कि हॉलॉक वैसे ही एक ऑपरेशन का हिस्सा था जैसे उसके फादर ने डिजाइन किया था। अब फ्रैंक भी सिंपल लगता है कि सिडनी बिल्कुल गलत नहीं, उसके पास अपना रीजन है। लेकिन अब सवाल ये है कि हॉलॉक कहाँ है। जब वो जंगल में भाग रहा था और अपने घाव का इलाज कर रहा था तब उसकी कंडीशन स्टेबल तो हो चुकी थी। जब वो स्लेब के पापा सैम को किडनैप करने वाले क्रिमिनल स्थल टकराता है तो वो उनके हाथ लग जाता है, पर वो अपनी असली पहचान छुपा लेता है और प्रिटेंड करता है कि वो एक कैंपर है। उसका प्लान ये है कि वो उन लोगों के साथ रहे, सेफ होने भी रहे और सही वक्त पर मूव करे। इसी दौरान अलास्का एडवेंचरर्स का एक तंट्रा बगी एक टूर पर होता है। टूरिस्ट वहां अलास्का आइस पर लैंड मैमल्स की मैग्रेशन देखने आए होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आर्म्ड फिगेटिव्स उनके बगी पर अटैक करेगी। एपिसोड के एंड में फ्रैंक घर आता है। सबसे पहले वो बेसमेंट के सीक्रेट सपोर्ट को चेक करता है।
हावलॉक सही कह रहा था। उसने फ्रैंक का सीक्रेट चुरा लिया है, पर उसने कहा था मैं उसे सेफली अलास्का में रख दिया है। फ्रैंक तुरंत एक कोड समझ जाता है और वाल्टर कोट्स की किताब खोलता है। किताब के अंदर एक हॉलो जगह होती है जिसमें एक गन छुपी होती है, वही सबूत जो फ्रैंक ने कभी चुरा कर छुपाया था। अब वो सिडनी के पास बार में जाता है और कहता है कि हम एक साथ हो जाएं। हावलॉक ने उसके अंदर गुस्सा भर दिया था। फ्रैंक को पसंद नहीं है कि कोई उसकी पर्सनल लाइफ में घुसे। जब सिडनी पूछती है कि उसके सिकेर्स उसकी बेटी की मौत से कोई लेना देना नहीं है, फ्रैंक चुप रह जाता है। बस इतना समझ लो, हावलॉक ने अब फ्रैंक को दुश्मन बना लिया है। सिडनी के लिए ये लड़ाई पर्सनल है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि कभी वो हावलॉक से अट्रैक्टिव हुई थी। हावलॉक ने उसे मैनिपुलेट किया था और वो उसके जाल में आ गई। एपिसोड के एंड में जब फ्रैंक उससे पूछता है कि वो हावलॉक के लिए अभी भी क्यों केयर करती है, तो सिडनी शॉकर देती है। वो हावलॉक की वाइफ है, उसका असली नाम है लेवी था, और वो कहती है कि मैं उसकी पहली विक्टिम थी। फ्रैंक के पास अब एक नया सबूत है। उसने हावलॉक के घर के प्रिंटर से मेमोरी चिप चुरा ली है, पर अब उन्हें CIA बचाना मुश्किल होने वाला है। उसी वक्त एक प्रॉब्लम है। कन्विक्ट ल्यूक और कियारा ले जा रहे हैं। फ्रैंक और सारा के पुराने जख्म फिर से खुलने वाले हैं, और सारा के एक्सप्रेशन देखो तो लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। उसकी की चेन को जिस तरह से दिखाती है, वही की चेन जो हावलॉक ने फ्रैंक के लिए छोड़ा था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जैसे सिडनी ने कहा था, हावलॉक उन सब चीजों को बिगाड़ देता है जिससे कोई इंसान सच में प्यार करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। द लास्ट फ्रंटियर सीजन 1 एपिसोड 4। अलास्का के जंगल के बीच किसी फेडरल क्रिमिनल को बियर ट्रैप में फंसा हुआ देखना कोई आम बात नहीं है। किटी की टांग में गहरा जख्म है और वो दर्द से चिल्ला रही है। अच्छा हुआ कि उसके साथ विवेन है जो उसको मदद करने के लिए रेडी है। लगता है कि किटी और विवेन का पुराना कनेक्शन है और वो उसके लिए काम करती है। वेव का अपना एक प्लान है। वो पास के घर में घुस जाती है और वहाँ की रहने वाली रूथ रीड को गन पॉइंट पर ले लेती है। उसका मकसद है सिर्फ मदद लेना, पर बात कुछ और ही बन जाती है। किटी पहले तो बचने के लिए थैंकफुल लगती है, पर जैसे ही उसे मौका मिलता है वो रूथ को मार देती है। फिर दोनों उसकी बॉडी घर के अंदर खींच कर ले जाते हैं। ये सब देखकर लगता है जैसे क्रैश बोर्ड के बाद पूरा फायर बॉक्स एरिया एक अजीब हालत में आ गया हो। रूथ असल में एक ट्रूपर थी और उसका मरना पुलिस के लिए बड़ा शौक है, पर किटी और वेब के लिए ये एक रिलीफ था। लेकिन रूथ पूरी तरह से मरी नहीं थी। उसने फाइट करने की कोशिश की, पर किटी ने उसका काम तमाम कर दिया। इस सीन के बाद FBI आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। फ्रैंक और सिडनी भी साइट पर पहुंचते हैं और ट्रायल कैमरा चेक करने के बाद समझते हैं कि ये कांड हावलॉक का नहीं है, पर एक छोटी चीज से क्लू मिलता है कि वीव ने जो स्वेटर पहना हुआ था जो हावलॉक ने फ्रैंक के लिए दिया था, मतलब वेब और हावलॉक का कहीं न कहीं टकराव हुआ था। वेब और किटी अब एक डिनर पर रुके हैं, पर किटी की हरकतें सस्पिशियस लगती हैं। टेबल के पास ही एक ट्रूपर बैठा है। तब वेब अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाती है। एक बेचारी लड़की बनकर रोना धोना शुरू कर देती है। जैसे एक औरत और ट्रूपर उसके पास आते हैं। जब दोनों उन्हें हेल्प लेने जाते हैं, वे उनकी कार कीज को चुरा लेती है। दोनों फिर से वो जाते हैं। किटी का पास भी इंटरेस्टिंग है। उसने अपने 5 हस्बैंड्स को मार दिया था, जिसके बाद वो पकड़ी गई। अब वो रिच और एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल है। दूसरी तरफ वेव एक यंग कॉन आर्टिस्ट है जो 13 साल की उम्र से ही चोरी कर रही है। दोनों अब मिलकर अलास्का से भाग रहे हैं। अलास्का का मौसम और लोग दोनों अनप्रेडिक्टेबल हैं। हावलॉक जो गिरने के बाद भी जिंदा है, अब फ्री घूम रहा है। कॉप्स और FBI किटी और वेव के पीछे हैं। किटी और वेव एरो एक्सक्यूजेज जाते हैं और ये एक यंग पायलट स्लैड को किडनैप कर लेते हैं। लैड उन्हें अंडरएस्टिमेट करता है और किटी एक मीट हार्मर से उसका हाथ तोड़कर सबक सिखा देती है। अब स्लेड उनके के लिए काम करता है। किटी अपने ग्लासेस में छुपी हुई एक चिप से अपना पैसा एक्सेस करती है ताकि फ्यूल खरीद सके। फ्रैंक और सिडनी को टिप मिलती है, पर तब तक किटी स्लेड के साथ निकल चुकी होती है और वेव को छोड़ देती है। किटी की हालत खराब होती है और वो मरने वाली होती है। वेव बताती है कि किटी रनवे के पास है और मरने वाली
है। फ्रैंक और सिडनी तुरंत पहुंच जाते हैं। किटी भागती है पर पुलिस उसे घेर लेती है। वो फ्रैंक से कहती है मुझे मार दो, पर फ्रैंक किसी को मार नहीं सकता, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। आखिर में किटी फ्रैंक पर ही अटैक कर देती है और तब सिडनी उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। किटी की यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अलास्का बी ब्रीफ में एक ऐसी क्रिमिनल के रूप में जो मरने से पहले भी हार नहीं मानती। CIA हेडक्वार्टर में मार्क बहुत टेंशन में है। उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसका दिमाग हिल जाता है। इतने में वो सिडनी को कॉल करता है, जिसका नाम लेने से भी वो अनकंफर्टेबल फील करता है। मार्क के पास एक सीरियस प्रॉब्लम है जो वो सिर्फ सिडनी के साथ शेयर कर सकता है। अब मार्क CIA ऑपरेशन फेल हो गया है। उन्होंने जिंदागो को एसटी पेस्टरबर्ग से पकड़ना था, पर वो टाइम पर भाग गया। मतलब हॉलॉक ने उसे पहले ही टिप ऑफ कर दिया था। पर सवाल ये है कि उसको ये कैसे पता चला। मार्क के पास अब बस एक ही क्लू है, वो फोटो। उस फोटो में जिंदागो अपने घर के बाहर एक आदमी से मिल रहा है और उस आदमी से उसे एक छोटा ब्रीफकेस लिया है। CIA ने उस मिस्टीरियस आदमी का नाम दिया है द कुरियर। अब सिडनी को समझ आता है कि जिंदागो असल में वो हैकर है जो आर्चीव 6 चुराई थी। तो सिंपल लॉजिक ये बनता है कि जिंदागो ने आर्चीव 6 को इसलिए हार्ड ड्राइव में कॉपी करके कुरियर के हवाले कर दिया और अब कुरियर उसे हॉलॉक को देना है। फ्रैंक के पास पहले एक मेमोरी चिप थी जो उसने एविडेंस रूम से ली थी। उसमें पता चलता है कि हॉलॉक ने एसटी पेस्टरबर्ग में किसी को बहुत पैसे भेजने वाला है और वो बंदा कोई और नहीं आर्मंड जिंदागो ही था। दूसरी तरफ हॉलॉक अपनी ही स्टाइल में कॉन्टेक्ट बना रहा था। सर्च पार्टी के 2 लोगों से दोस्ती कर लेता है, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करता है, लेकिन असल में उसका प्लान कुछ और ही होता है। जब उन लोगों की खो जाती है, हॉलॉक जेंटलमैन बनकर उन्हें कैबिन तक लिफ्ट दे देता है ताकि इंटरनेट एक्सेस कर सके। कैबिन में पहुंचकर हॉलॉक उनका कंप्यूटर हैक करता है और जिंदागो को वीडियो कॉल पर बात करता है। जिंदागो पहले तो शक करता है पर हॉलॉक के पैसे देकर मान जाता है। तब जिंदागो बताता है कि कुरियर फायरबक्स में ही है, प्लेन क्रैश के एक दिन पहले से ही, और उसके पास आर्चीव 6 सेफ है, बस हॉलॉक का इंतजार कर रहा है। इसका मतलब है कुरियर वही आदमी है जिसके पास आर्चीव 6 है और वो उसे हॉलॉक को देने वाला है। पर फ्रैंक भी पीछे नहीं है। उसने अपनी टीम को बोला है कि फायरबक्स आने वाले हैं और अजीब फॉरेन विजिटर को चेक करो। जल्दी उन्हें एक आदमी मिलता है, वेंकट हाइगो, जिसका पासपोर्ट असली है पर डॉक्यूमेंट फेक हैं। नाम के लिए भी फेक आइडेंटिटी लगता है। अब फ्रैंक को समझ आ जाता है कि वेंकट हाइगो ही कुरियर है और उसे पकड़ना जरूरी है, वरना हॉलॉक फिर से गायब हो जाएगा। ऑनेस्टली ये कहना मुश्किल है कि सिडनी पर पूरा भरोसा किया जाए। वो बाहर से स्वीट और ऑनेस्ट लगती है, पर CIA एजेंट कभी अपने बारे में पूरी सच्चाई बताते हैं क्या? शायद नहीं, लेकिन फिर भी फ्रैंक का उसके लिए कंसर्न जेन्युइन लगता है। फ्रैंक की वाइफ सारा अपने ऑफिस में स्ट्रगल कर रही होती है। उसके बॉस ने उसे फोर्स किया है कि वो थेरेपिस्ट टॉड से मिले, वरना वो काम से कंटिन्यू नहीं कर सकती। टेड पहले एक नॉर्मल थेरेपिस्ट लगता है, पर बाद में पता चलता है कि टेड और सारा हाई स्कूल में एक दूसरे को डेट करते थे। थोड़ा ऑकवर्ड, राइट? थेरेपी के दौरान सारा अपने फीलिंग्स एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती। उसके पास एक गोल है, अपने बेटे ड्यूक को वापस घर लाना। जब टॉड उसे जेंटली पुश करता है तो वो एक बड़ा सीक्रेट बताती है। उसके की चेन में एक चिप छुपी हुई है जो हॉलॉक ने दी है। उसने फ्रैंक को देना था पर उसने छुपा ली क्योंकि सब कुछ खून से डर गई थी। सारा पहले शिकागो में एक ट्रॉमा झेल चुकी थी। जब फ्रैंक वहाँ काम करता था, अब वो दोबारा वो सब नहीं देखना चाहती, इसलिए वो कैबिन पहुंचती है। ड्यूक और कियारा दोनों गायब मिलते हैं और वहाँ क्लाइंट की लाश पड़ी होती है, जिससे वो शॉक हो जाती है। पर ड्यूक एक स्मार्ट बच्चा है। जब उन्हें एक कन्विक्ट से किडनैप किया होता है, वो कार चला रहा होता है। ड्यूक एक ब्रिलियंट आइडिया यूज करता है। वो कियारा को कोड में मैसेज देता है, एक कहानी सुनाकर, जिसमें एक फ्रेंड का फादर सीट बेल्ट में पहनने की वजह से मर गया था। कियारा तुरंत समझ जाती है कि अपना सीट बेल्ट टाइट कर लेती है। उसके बाद ल्यू को क्वाइटली कन्विक्ट सीट बेल्ट अनलॉक कर देता है और कार को क्रैश कर देता है। क्रैश के बाद ल्यूक और कियारा बेल्ट्स की वजह से सेफ रहते हैं, जबकि कन्विक्ट बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। द लास्ट फ्रंटियर सीजन 1 एपिसोड 5। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। कहानी स्टार्ट होती है कियारा से। कियारा अब तक जिंदा रह गई, जो खुद एक मिरेकल से कम नहीं। ठंड ऐसी है कि इंसान का खून जम जाए और उसके पास कपड़े भी नहीं हैं।
किस्मत से काल उसके रास्ते में आ जाता है और उसे कैंप तक ले जाता है। अगर काल ने वो रेंडियर ना मारा होता तो कियारा बचती नहीं। उसे बचाने के लिए काल उस रेंडियर की चमड़ी निकाल कर कियारा के ऊपर डाल देता है ताकि उसके शरीर को गर्मी मिले। ल्यूक ने जो बहादुरी दिखाई थी, कन्विक्ट को अपनी तरफ खींचकर कियारा को बचाया, वही उसकी जान बचाने का सबसे बड़ा रीजन बनती है। लेकिन अब ल्यूक कहाँ है? ये पक्का है कि वो कन्विक्ट ल्यूक को जिंदा चाहता है क्योंकि वो खुद गाड़ी चला नहीं सकता। ल्यूक उसे छोड़कर भागना चाहता है पर वो एक अच्छा बच्चा है, दिल से नहीं। दूसरी तरफ वो आदमी जानता है कि ल्यूक उस पर गोली नहीं चलाएगा, इसलिए वो हमेशा वेपन उसके हाथ में रखता है और ल्यूक से अपनी मर्जी का काम करवाता है। एक बेचारा आदमी जो रोड पर उनकी क्रैश्ड कार देखकर मदद करने के लिए रुकता है, वो बदकिस्मत साबित होता है। रिमारो वही कन्विक्ट उसे मार देता है और उसकी ट्रक लेकर भाग जाता है। अब सवाल ये उठता है, रिमारो का प्लान क्या था? क्या वो बस अलास्का के रोड्स पर ल्यूक के साथ भड़क रहा था? ऐसा लगता है पर नहीं, क्योंकि ये लोग नॉर्मल नहीं हैं, इनके एक्शन भी नहीं। जब तनाना लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और फ्रैंक कियारा तक पहुंचता है तो कियारा रिमारो को पहचान लेती है, वही आदमी जिसने उसके बॉयफ्रेंड ल्यूक को किडनैप किया है। कोल इन्वेस्टिगेटर उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं कहता। पता चलता है कि रिमारो पहले एक टैलेंटेड नोवल एकेडमी ग्रेजुएट था, रिस्क्यूट किया था। उसका काम था सर्विलेंस मशीन बनाना, लेकिन बाद में उसने DRAPA उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि वो लोग इस पर नज़र रख रहे हैं और उसके बाद एजेंसी ने उसे पागल कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहकर निकाल दिया। अब ये कहना मुश्किल है कि रिमारो सच में पागल है या सच कुछ और है। उसके नेबर की मौत और उसके कुत्ते का ब्रूटल मर्डर देखकर लगता है कि वो अपना दिमाग खो चुका है। शायद गिल्ट उसे पागल कर रहा है क्योंकि वो खुद उन मशीन का क्रिएटर था जिसने अब उनसे नफरत हो गई। फ्रैंक और सारा के लिए ये सब फिर से एक नाइटमेयर जैसा है। वो पहले ही अपना एक बेटा खो चुके हैं, इसलिए अब चाह रहे हैं कि जितने भी टकरार हों, ल्यूक को ढूंढने के लिए उन्हें मिलकर काम करना ही होगा। कियारा याद करती है कि रिमारो ने अपनी किसी एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र किया था। फ्रैंक चाहता है कि शायद वो उससे मिलने जा रहे हो, लेकिन कोल कहता है कि ये टाइम वेस्ट है। रिमारो कुछ और ही प्लान कर रहा है। रिमारो गुस्से और दर्द से भरा हुआ है। जब वो उस आदमी ही ट्रक चुरा कर निकलता है, तभी फ्रैंक और सारा को रास्ते में वही आदमी मिलता है जो रोड पर कुचला गया था। उस ट्रक पर स्टेट रोड सेल्टिंग लिखा होता है। फ्रैंक नोटिस करता है कि नॉन स्टेट रोड पर भी सॉल्ट गिरा हुआ है, मतलब रिमारो यहीं से रास्ता ले रहा था। ये ट्रायल फॉलो करते हुए फ्रैंक और सारा एक पावर सबस्टेशन उसके तक पहुंचते हैं जहां रिमारो अपना प्लान शुरू कर चुका होता है। ल्यूक उसके साथ और देखता है कि रिमारो किसी मशीन को तोड़ रहा होता है, सर्किट बोर्ड्स पर काम कर रहा होता है। फिर वो ल्यूक से कहता है कि एक बड़ा मेटल पार्ट ट्रक में ले जाओ। उसके सरप्राइज के लिए रिमारो का पहला स्टेप सक्सेसफुल हो जाता है। उसने उस सबस्टेशन को नुकसान पहुंचाया जिससे हार्प नाम के एक US मिलिट्री रिसर्च सेंटर की पावर सप्लाई बंद हो जाती है। ल्यूक को अब कुछ समझ नहीं आता जब रिमारो क्लिफ पर खड़ा होकर हार्प को देखता है और कहता है कि वो अपनी लाइफ मिशन पूरा करने वाला है। उसके हिसाब से हार्प एक रिसर्च सेंटर नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट सर्विलेंस हब है जहां से लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन चुराई जाती है। अब वो उसे उड़ा देना चाहता है। फ्रैंक, सिडनी, हिच और क्लू जब जानते हैं कि वो हमेशा हावलॉक से 2 कदम पीछे ही रहते हैं, लेकिन वो मानते नहीं। ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हावलॉक कोई जादू या सुपरनेचुरल चीज़ हो। अब तक उन्हें ये मालूम हुआ कि हावलॉक का कॉन्टैक्ट कोरियर 1 सेंटर थागियो से है, जिस पर शक है कि उसने आर्शीव 6 अलास्का तक पहुंचाई है जो प्लेन क्रैश हुआ था जहां से हावलॉक जिंदा बचा। वो कुरियर के आने के 24 घंटे बाद अलास्का पहुंचा था। इसलिए फ्रैंक और उसकी टीम ये समझने के लिए कोशिश कर रही हैं कि क्या हावलॉक और कुरियर से मिलकर प्लेन गिराया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, मुझे नहीं लगता कि हावलॉक का क्रैश से कोई लेना देना है।
वो चाहे कितना भी स्मार्ट हो, पर कोई आदमी अपनी मर्जी से प्लेन क्रैश में जंप नहीं करेगा। हावलॉक एक ऐसा बंदा है जो हर सिचुएशन में कंट्रोल में रहता है। इस बार भी वही फ्रैंक से कांटेक्ट करता है अपनी मोटेल रूम से। वो कहता है कि स्पीकर बंद करो, सिर्फ फ्रैंक से बात करनी है। और फिर वो फ्रैंक को उस सीक्रेट याद दिलाता है जो फ्रैंक सबसे छुपा रहा था, शायद अपनी वाइफ सायरा से भी। फ्रैंक मजबूरी में हावलॉक की बात मान लेता है। सिडनी और हुच के लिए भी और सस्पिशियस लगता है। अगर फ्रैंक के पास कुछ छुपाने को नहीं तो उसने हावलॉक की बात क्यों मानी। पर हावलॉक फ्रैंक को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। वो बस ये देखना चाहता था कि अब तक वो नाइस गे बना हुआ है और अपना वादा निभा रहा है। उसके प्यार सिडनी के लिए अभी भी जिंदा है, बस वो बचने की कोशिश कर रहा है, पकड़े जाने से नहीं। हावलॉक चाहता है कि उसकी कॉल पुलिस ट्रेस करे, लेकिन सिर्फ तभी जब वो चाहे। इसलिए जब पुलिस मार्शल स्टेट ट्रोपल्स मोटल तक पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि हावलॉक को वहीं से कॉल कर रहा था और वहीं एक डॉग भी चढ़ा गया है। वही डॉग जो हावलॉक ने उन 2 आदमियों के कैबिन से रेस्क्यू किया था। शायद वो जानता था कि सिडनी को वो डॉग पसंद आएंगे। हावलॉक क्राउड में छुपा होता है और दूर से सिडनी को प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है। फिर वो आदमी जान जोखिम में डालकर उसके पास जाता है। बार में उसे कॉर्नर करके एक ऑफर देता है, चलो मेरे साथ गोवा, सब कुछ छोड़कर। सिडनी के चेहरे पर लगता है कि उसका मन हाँ कहने को है, पर वो जानती है कि ये गलत है। हावलॉक के पास आर्चीव 6 है और उसके हिसाब से जब तक वो उसके पास है बेरेनो उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन सिडनी फिर भी नहीं जाती। अब वो अपने पार्टनर हुच को ये भी नहीं बता सकती कि वो अभी हावलॉक से मिली थी। इसलिए जब मोटल से एक हार्ड ड्राइव मिलती है वो हुच को कहती है कि उसे FBI मत भेजो। फ्रैंक भी वेट करना चाहता है, लेकिन हुच प्रोटोकॉल तोड़ने वाला ऑफिसर नहीं है। वो उसे FBI और OSI को दे देता है। अब सिडनी के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं बची। यहाँ से स्टोरी सारा और फ्रैंक की तरफ मुड़ती है, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। OSI के लोग हार्ड ड्राइव को डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन इतना क्लियर हो जाता है कि आर्चीव 6 नहीं है। हावलॉक ने सिडनी को बोला ही नहीं था कि आर्चीव 6 सेफ है। तो मोटल से जो हार्ड ड्राइव मिली थी वो असल में प्लेन के नेविगेशन प्रॉम्प्ट से निकलते हैं। और अब फ्रैंक और हुच को लगता है कि CIA और कोरियर दोनों प्लेन क्रैश में हाथ है। इस एपिसोड के एंड में ये बात सामने आती है कि कभी कभी इंसान को अपनी फैमिली और अपनी कम्युनिटी में एक चुननी पड़ती है। सिडनी के लिए ये सिचुएशन है। उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बियोरो को दे दिया, बिल्कुल अपने फादर की तरह, लेकिन बदले में उसे सिर्फ हैरेसमेंट और स्ट्रेस मिला। जब सिडनी को उसकी माँ पोली का कॉल आता है वो कहती है कि मूव होने वाली है, क्योंकि उसका दिमाग अब ज्यादा मेमोरियस नहीं संभाल सकता। पहले तो ये एक डिजीज का सिम्पटम लगता है, लेकिन सिडनी समझ जाती है कि CIA ने उसके घर के फोन को बग कर दिया है और वहां लोग भेज दिए गए हैं। वो अपनी माँ को फोन करती है पर डर चुकी होती है। जब पोली का कॉल आता है घर में आदमी घुस गए होते हैं। सिडनी टूट जाती है। उसके लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे अपना पूरा करियर दिया वही उसकी फैमिली को निशाना बना रहे हैं। जो बड़ी मशीनें रोमियो ने ल्यूक से सबस्टेशन से निकलवाई थी और हार्प ले गया था वही स्विच थी। ल्यूक ने उसे तोड़ना भी नहीं चाहा क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड थी। अब पूरा टाउन अंधेरे में है। फेडरल कन्विक्ट अब भी खुले घूम रहे हैं। अंधेरे में लोग अपनी रक्षा कैसे करेंगे। रोमियो ने अलेक्सा को डार्कनेस और फियर में डाल दिया है। ये ब्लैकआउट हावलॉक के प्लान को भी इफेक्ट करता है। वो CIO को डेड मैन स्विच से डराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैक ने जूनी को असाइनमेंट दे दिया हावलॉक के स्विच के पीछे ऑर्डर ढूंढने को। पर अब सवाल ये है जब पूरा अलास्का ब्लैकआउट में है तो हावलॉक अपना ऑपरेशन कैसे चलाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। लास्ट फ्रंटियर सीजन 1 एपिसोड 6। फायरबक्स अलेक्सा में अंधेरा छाया हुआ है। रेमारो ने पूरे शहर को अंधेरे की चादर में लपेट लिया है, इसलिए लोग सिर्फ लकड़ी जलाकर गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा शहर धुएं से भर गया है। एयरपोर्ट बंद है, मतलब ना ही कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। लेकिन डॉक्टर विलियम बिग यहाँ पहले से ही मौजूद हैं।
शहर में मची ये अफरा तफरी उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब पैरामिड्स रोड पर किसी बुरी हालत में आदमी को देखें तो वो समझते हैं कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट है, लेकिन असल में डॉक्टर विग बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक एम्बुलेंस वर्कर उनकी मदद करने जाता है और डॉक्टर विग उसके गले पर वार कर उसे मार देते हैं। दूसरा एम्बुलेंस वर्कर ज्यादा देर नहीं टिकता, डॉक्टर विग उसे भी बेहोश कर देते हैं और फिर उसे कोई इंजेक्शन लगाता है जिससे वो हिल नहीं सकता। अब उसके पास एक पेशेंट है और एक डॉक्टर के पैरामेडिक बनकर एक्ट करने का कोई मुश्किल बात नहीं। हॉस्पिटल में सारा अपने बेटे ल्यूक वेस्ट का चेकअप कराने आई थी। वो ड्यूटी पर नहीं थी, लेकिन जब उसने देखा कि हॉस्पिटल में पेशेंट की लाइन लगी हुई है तो वो खुद रुक नहीं पाई और मदद करने लग गई। उसकी दोस्त क्लियर जानती थी कि सारा को मना करना बेकार है, क्योंकि वो दिल से नर्स है। जहाँ कोई मुसीबत देखती है वो मदद करने के लिए खड़ी हो जाती है। इसी बीच सारा की मुलाकात डॉक्टर विग से होती है। डॉक्टर विग एक नए पैरामेडिक के रूप में हॉस्पिटल के अंदर घुस चुके होते हैं। जब सारा उसे देखती है तो पहले वो समझती है कि शायद ये कोई नया स्टाफ मेंबर है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान और उसका अजीब सा अंदाज से बेचैन कर देता है। सारा को याद आता है कि उसने इस आदमी का नाम फ्रैंक के फाइल्स में देखा था। वो तुरंत फ्रैंक पुलिस ऑफिसर को फोन करती है और यहीं से पुलिस को क्लू मिलता है। डॉक्टर विग ने उस पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लिया था। उसने मजबूरन में फ्लाइट मेडिक को कॉल की और झूठ बोला कि एक पेशेंट को ब्रेन ब्लीड है ताकि हेलीकॉप्टर भेज दिया जाए। विग का प्लान सिंपल है, वो उस हेलीकॉप्टर में बैठकर एलएस का रीजनल हॉस्पिटल भाग जाना चाहता है। सारा को उसका प्लान थोड़ा शक हो जाता है। वो दिखावा करती है कि उसे कुछ पता नहीं और टाइम वेस्ट करती है ताकि फ्रैंक आ जाए, लेकिन फ्रैंक के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर विग सारा को हर्ट करने वाला होता है। सारा हिम्मत दिखाती है और क्लियर को भागने के लिए कहती है। वो हर सिचुएशन में एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव वुमन बन जाती है। पुलिस डॉक्टर विग को पकड़ लेती है, लेकिन असल पावर अब भी उसके पास है। उसके पास एक कहानी है और जब वो बोलता है तो लगता है कि वो सच कह रहा है, क्योंकि हमें पहले ही देखा है कि वो उस आदमी से मिल चुका है जिसके बारे में पुलिस को पता है। डॉक्टर विग एक कैंसर डॉक्टर है जिसका पास्ट बहुत डार्क है। उसने अपने पेशेंट और कोवर्कर्स दोनों को मारा है। कोर्ट ने उसे लाइफ सेंटेंस दिया है और जब वो जेल ले जा रहे थे उसका प्लेन क्रैश हो गया। सब मर गए लेकिन वो बच गया। अब वो पुलिस को बताता है कि प्लेन पायलट अभी भी जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। फ्रैंक ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी डिमांड अजीब है। वो चाहता है कि सेटल एक बैंक मैनेजर एक बॉक्स लेकर फायरबग्स आए जो उसके लिए रखा गया है। फ्रैंक को लगता है कि ये सब झूठ है, पर जब डॉक्टर विग उस पायलट के हेल्थ की एग्जैक्ट डिटेल बताता है तो फ्रैंक कंफ्यूज हो जाता है। अब उसके पास एक मुश्किल डिसीजन है, उस पागल डॉक्टर की बात मानना या फिर उसे झूठ समझे। फायरबग्स में अंधेरा छाया हुआ है। फ्रैंक रेडियो से हॉलॉक से बात करता है और हॉलॉक को बिना देरी के जवाब देता है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। हॉलॉक किसी डील की मांग नहीं करता, बस सीधा कहता है हाँ वो पायलट जिंदा है। और वो ये भी बताता है कि प्लेन क्रैश के बाद एक डरावना आदमी आया था और पायलट को वहां से खींच कर ले गया। ये सुनकर लगता है कि हॉलॉक को झूठ नहीं बोल रहा। उसने पहले सारा को जरूर किडनैप किया था, लेकिन जैसे सिडनी कहती है हॉलॉक सिर्फ तब कुछ करता है जब उसकी जान खतरे में होती है। उसका असली मकसद फ्रैंक से कनेक्शन बनाना था। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है 2 साल पहले, यूक्रेन के ऑप्शन तक। तब हॉलॉक CIA में काम करता था, उसके साथ सिडनी भी थी। उनका टारगेट था एक रशियन जनरल वोको के घर में CIA ने एक स्पाई रखा था, एक औरत जिसका नाम था एलिजाबेथ को पता नहीं था कि हॉलॉक CIA एजेंट है। वो समझती थी कि हॉलॉक एक डिफेक्टर है, मतलब वो आदमी जो अपने देश से निकलकर दूसरे देश को इन्फॉर्मेशन देता है। एलिजाबेथ ने हॉलॉक को वोक के मूवमेंट और सीक्रेट बताए। जब CIA के पास सब सबूत आ गए और वो वोको के घर पर रेड करने के लिए रेडी हो गए, तब उन्हें एलिजाबेथ की जरूरत नहीं रही। उस वक्त हॉलॉक के पास गई और कहा एलिजाबेथ को खत्म करो। ये सुनकर हॉलॉक शॉक हो गया। उसके लिए ये मुश्किल था बेगुनाह औरत को मार देना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मदद की थी। उसका दिल नहीं माना, लेकिन सिडनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था।
सिडनी अपने फादर के गवर्नमेंट कनेक्शन पर इतना ट्रस्ट करती थी कि उसे लगता था कि CIA जो कर रही है वो सही होगा। जब CIA को कोई किसी मिशन देश के लिए जरूरी हो, सिडनी बिना सवाल किए लोगों को मारने के लिए रेडी होती है। फ्रैंक जब रेडियो पर उससे बात कर रहा होता है तो बैकग्राउंड में घंटी की आवाज आई। ब्रिंग्स ने नोटिस किया कि फायरबक्स के पास सिर्फ एक ही जगह है जहां रात के 2 बजे ऐसी घंटी बजती है, एक पुराना बंद पड़ा थिएटर। पुलिस सीधा वहां पहुंच गई और सही जगह थी, लेकिन हॉवलॉक को पकड़ना इतना आसान नहीं था। उसी वक्त डॉक्टर विग का केस भी बिगड़ गया। प्लेन क्रैश के बाद डॉक्टर विग ने पायलट के इलाज करने के बजाय उसे ऐसा ड्रग दिया जो बिना टाइम पे मिले उसकी जान ले लेगा। इसलिए कॉल और उसकी गैंग विग के स्टोरेज यूनिट में पायलट को ढूंढ रहे थे। तभी फ्रैंक और सिडनी लिमिटेड टाइम के साथ हॉवलॉक को पकड़ने निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कुरियर भी वहां है। वही आदमी जो उसके मेलवेयर ने प्लान क्रैश करवाया था। वो हॉवलॉक को मारने आया था, लेकिन हॉवलॉक ने उसे आसानी से हरा देता है। एक छोटे से सीन में दिखाया जाता है कि हॉवलॉक ने कुरियर के कपड़ों में कुछ चिपका दिया था, जैसे ट्रैकर या माइक। मतलब उसने कुरियर को जिंदा छोड़ा ताकि वो उसके जरिए फ्रैंक की बातें सुन सके। एपिसोड के एंड में जब हॉवलॉक हुच और कुरियर के बीच रेडियो कन्वर्सेशन सुन रहा होता है तो तब समझ आ जाता है कि उसने कुरियर को जिंदा छोड़ा था ताकि उसके जरिए सब कुछ सुन सके। कुरियर एक छोटी सी क्लू देती है। जब फ्रैंक एक प्लेन लोड करने की सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है तो कुरियर एक रेडल बोलता है, फ्लेम्स ऑफ फायर। फ्रैंक को याद आता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में रनवे को जलती आग से रोशन करके प्लेन उतारा जाता था। उसे वही आइडिया मिलता है। वो सब गाड़ियों और ट्रैक से हेडलाइट से एक टेम्परेरी रनवे बनाता है ताकि इमरजेंसी लैंडिंग हो सके। पूरा शहर हेल्प करता है। सब रेडियो पे सुनकर गाड़ी लेकर आते हैं और हेडलाइट से रास्ता बनाते हैं। बैंक मैनेजर भी फाइनली फायरबक्स पहुंचती है बॉक्स के साथ, वही बॉक्स जिसके लिए डॉक्टर विग पागल हो रहा था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये वुमन उस बच्ची की माँ है जिसे डॉक्टर विग ने मार दिया था। बॉक्स में विग के मूवमेंट्स होते हैं, उन लोगों की तस्वीरें जिसने उन्हें मारा था। उसने एक सिस्टम बना रखा था। वो कहता था कि जो लोग वैसे भी मरने वाले हैं उन पे पैसे खर्च करना बेकार है। इस सोच को लेकर उसने बेशुमार पेशेंट को मार दिया, जिसमें बैंक मैनेजर का बेटा भी था। जब माँ को सब कुछ पता चलता है तो वो डॉक्टर विग को उसी के लॉजिक से मार देती है। वो कहती है, तुम खुद तो कहते हो कि बेकार लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए, वो इस सिस्टम पर बोझ होते हैं, तो तुम खुद भी एक बोझ हो। उसने उसे मार दिया, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, शायद जूरी उसके दुख को समझकर। पर कानून कहता है कत्ल तो कत्ल होता है। फ्रैंक को एक कॉल मिलता है हार्ड ड्राइव के बारे में। CIA ने उसे डिक्रप्ट कर लिया होता है। उसमें मेलवेयर नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर था जिससे CIA प्लान के कंट्रोल मैनिपुलेट कर सकती है। मतलब क्रैश एक एक्सीडेंट नहीं, एक प्लान्ड था। इस सब के बीच फ्रैंक अपनी पर्सनल लाइफ के इश्यूज भी फंसा हुआ है। हॉस्पिटल में ल्यूक अपने दोस्तों की यारा से बात करता है और कहता है कि उसे लगता है कि हर बुरा काम उसकी वजह से हो रहा है। एपिसोड के एंड में फ्रैंक घर आता है और देखता है कि ल्यूक बेसमेंट में छुपी गन ढूंढ रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।